फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 11th की इकोनॉमिक्स का कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच डिफरेंस और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड, संवाददाता विधि, और दूसरा क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली और प्रश्नावली के द्वारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर दो मेथड आएंगे, मेलिंग सिस्टम और न्यूमरेटर मेथड, एक गणक विधि और दूसरी डाक विधि। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड से, जो कि है थर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। आपको मैं बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंट का हिंदी में मतलब होता है संवाददाता, संवाददाता विधि। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ वाले नॉर्मली रिपोर्टिंग करते हैं तो एक कैमरामैन होता है, रिकॉर्ड कराता है, एक बोल रहा होता है, और उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। उनके हर जगह पे अपने रिपोर्टर होते हैं, अपने हर जगह पे एजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है, वहाँ से रिलेटेड एजेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। हुआ क्या, तो हमारा मान लेते हैं एक एरिया है ये बड़ा सा, और यहाँ से हम कवरेज करते हैं। तो एक एरिया मतलब यहाँ पे एक हमने एजेंट लगा दिया, एक एजेंट यहाँ, एक एजेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एरिया जितना भी है सब हर जगह हमारे एजेंट है। अगर कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ का वो हमें क्या दे देगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा और हम उसको लोगों को दिखा सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा इस मेथड का यूज़ बेसिकली टीवी, मैगजीन और न्यूज़पेपर वाले ज़्यादा करते हैं, जिसमें वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस मेथड में करते क्या है, हम अपने एजेंट लगा देते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पर, वो हमें इन्फॉर्मेशन क्या करते थे, रेगुलरली सप्लाई करते रहते हैं। अब अगर मैं इसकी सुटेबिलिटी की बात करूँ तो जैसा कि इसमें बता रखा है, इस मेथड का यूज जहाँ वहाँ पे होता है जहाँ पर आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। दूसरा, इस मेथड का आप यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए हो। दूसरा, इस मेथड का यूज़ आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत, ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत ना हो। दूसरा, इस मेथड से हम बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस मेथड के अंदर लिमिटेशन क्या है और एडवांटेजेस क्या है, मीन्स मेरिट्स और डीमेरिट्स, हिंदी में कहेंगे गुण और अवगुण। तो सबसे पहले समझेंगे मेरिट्स, मीन्स गुण क्या है इस विधि के। तो सबसे पहला जो उसमें जो फीचर्स है इस मेथड की वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है मितव्ययिता। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना, तो आपके लिए क्या एक तरह से फायदेमंद है, जिसमें खर्चा कम आ रहा है। तो उस वर्ड के लिए आप वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिकल, मीन्स मितव्ययिता। हिंदी में हम लिख सकते हैं मितव्ययिता और फायदेमंद। पॉइंट नंबर 2, इस फीचर्स की जो मेरिट्स है, अच्छी बात है, वो है इस मेथड को हम बड़े एरिया में कवर कर सकते हैं। मींस जहां डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम छोटे एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हम बड़ी एरिया को कवर कर सकते हैं। तो वाइड कवरेज, विस्तृत क्षेत्र, इसमें हम बड़े क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, कवर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर बड़े जितने बड़ा स्थान है हर जगह हमने अपने क्या लगा दिए, कॉरेस्पॉन्डेंट लगा दिए, एजेंट लगा दिए। उसके बाद अच्छी बात है, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या होती है, रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। रेगुलर इंफॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे आप निरंतर सूचना। ठीक है, ये इसकी क्या है, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 4 जो कि इसकी फीचर्स है वो है एक विशेष जो कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशन होती है, वहाँ पर ये मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जस्ट लाइक आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, अगर आपको कई सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर बताने के ऊपर,
ठीक है, जैसे बता के एग्रीकल्चर के लिए कीमत सूचकांकों के लिए, इस सारी चीज़ों में आपके लिए ये मेथड क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो पॉइंट डाल सकते हैं, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो ये कुछ विशेष स्थितियों में फायदेमंद लिख सकते हैं आप। तो ये कुछ 4 विशेषताएं हैं जो कि पाई जाती हैं किसके अंदर, कॉरेस्पोंडेंट मेथड के अंदर। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब होता है कमियां, कि जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। तो आप हेड ऐसे डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं हम, डिसएडवांटेजेस, हिंदी में अवगुण कहेंगे हम इसको, ठीक है। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो इसकी कमी है वो है यहाँ पर जो डाटा होता है उसमें ओरिजिनलिटी में क्या होती है, कमी होती है। मतलब वो डाटा कम ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिकली डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी से पूछ कर किया जाता है, और मोस्टली जो किसी से डाटा पूछ के किया जाता है वो ज़्यादातर ओरिजिनल नहीं होता। तो लेस एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी सॉरी, टी मीन्स कम मौलिकता। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, जो मैंने अभी पॉइंट बोला था कि एक्यूरेसी भी कम होगी। यहाँ पर जो डाटा होगा उसमें एक्यूरेसी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट इंफॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट नहीं किया है। तो कम मौलिक के साथ साथ में हो जाएगा शुद्धता में कमी, क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 4 थर्ड इसकी जो बेकार बात है वो है व्यक्तिगत पक्षपात, मीन्स पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब हो सकता है कि मान लीजिए जो एजेंसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर उसका किसी से स्पेशल पर्सनली क्या होगा, बायस्ड है, मतलब पक्षपात है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो उसके बारे में गलत सलत बता सकता है। जस्ट एग्जांपल, आज के डेट में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जो हमारे न्यूज़ चैनल है वो भी क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। मीन्स उनका पहले से एजेंडा तय होता है कि वो किसको सही साबित कर रहे हैं, किसको बेकार। तो आप जब गौर से न्यूज़ चैनल को देखिएगा कुछ, तो उसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कुछ न्यूज़ चैनल ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेसिफिक पार्टी को ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं और एक स्पेसिफिक पार्टी को बेकार बता रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पर्सनल बायस यहाँ पे फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो एक को अच्छा बता रहे हैं और एक को कम। तो व्यक्तिगत पक्षपात, और खासकर जिसको आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए भेजा है, एजेंट, वो कॉरेस्पॉन्डेंट, अगर उसका पक्षपात है तो फिर तो इन्फॉर्मेशन गलत होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर्स है, पहले एक्चुअली होगा क्या, इसमें हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो पहले हमें एजेंट से पता करना पड़ेगा, एजेंट हमें बताएगा, एजेंट बताएगा, फिर हम औरों को बताएंगे। तो इसमें जो कलेक्शन करने में टाइम लगता है वो क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे डिले इन कलेक्शन, डिले इन कलेक्शन, संकलन में देरी। क्लियर है। तो ये इसकी क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक। दोस्तों उस अगला वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक क्या है, वो है क्वेश्चनरीज के ऊपर, कि अब हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक क्वेश्चनरीज से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे प्रश्नावली, ठीक है। इससे 2 तरह से डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, एक न्यूमेरिकल मेथड, जिसे कहते हैं गणक विधि, और दूसरी इसकी जो है वो है मेलिंग सिस्टम, मेलिंग मेथड, जिसको कहते हैं डाक विधि। अब समझते जरा कि क्या है ये सिस्टम। दोस्तों मान लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से,
और उस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, आपको आपके सोसाइटी में जाना है और लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वो एक रैशनल कंज्यूमर है नहीं है, मतलब एक विवेकशील उपभोक्ता है या नहीं। मीन्स वो बिल लेते हैं नहीं, वो एमआरपी चेक करते हैं नहीं करती, वो वेट चेक करते हैं। तो ये सारी अपने एक पेज बनाया, पेज पर जितने भी तक उनका नेम, फादर नेम, जस्ट एग्जांपल के लिए एज, ठीक है, स्कूल क्लास अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट के ऊपर करना है या सोसाइटी के ऊपर करना है, जैसे मर्जी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे येस नो के वाले कि आप बिल लेते हैं या नहीं लेते। अब आपने क्या कर लिया है, हिंदी में सिंपल सा कहूँ तो आपने क्वेश्चन पेपर बना लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को बोलेंगे प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज। अब जो ये पेपर है, इस पेपर को आप क्या कर सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने ये पेपर ड्रॉ कर लिया है। अब इस पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो पहला मेथड है कि हम इसकी कई सारी फोटोकॉपी कराएंगे और उसके बाद मैं ये इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे कई सारे लोगो लगा लिया, ABCD क्या करते हैं, उन फॉर्म को लेकर, उन पेजेस को लेकर अपने अपने इलाकों में जाते हैं, अपने एरिया में जाते हैं और हर घर पर जाके क्या कर रहे हैं, फिलअप करा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम, फादर नेम, क्या बिल लेते हैं, समथिंग, पूरी डिटेल। तो ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर के नीचे, ये कहलाएंगे न्यूमरेटर। क्लियर है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, गणक बोलेंगे। ये जाएंगे घर जाकर फिलअप कराएंगे। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि ऐसे में टाइम लग सकता है या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फोल्ड करके इस पेपर को एनवेलप लाकर उनमें फिलअप करके 1 से लेके 1000 घर जितने भी हमने फिलअप कराने हैं उन सब का एड्रेस डाला और उसे पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करा दिया। पोस्ट ऑफिस वालों ने डाक के थ्रू उसने भेज दिया। लोगों ने डाक के थ्रू लेटर मिला, उन्होंने लेटर को खोला और उसमें देखा अच्छी क्वेश्चन पूछे हुए, वो क्वेश्चन फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद जमा करा देंगे। ये दूसरा तरीका है मेलिंग सिस्टम, डाक विधि। तो आपको खुद ही लग रहा होगा किसमें ज़्यादा फायदेमंद है, किसमें ज़्यादा नुकसान है। तो अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और सबके अपने अपने क्या है फायदे और अपने अपने क्या है नुकसान है। तो आपको लग रहा होगा कि डाक विधि में शायद कोई मेलिंग सिस्टम में भर के ना दे, तो यस, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसकी अपनी ही कमियां हैं और अपने ही इनके क्या है फायदे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन से मेथड की, तो वो है, बात करूंगा डाक विधि मींस मेलिंग सिस्टम। मेलिंग सिस्टम की अगर मैं मेरिट्स की बात करें तो ये फायदेमंद है, मींस खर्चा कम आएगा, आपको न्यूमरेटर की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिकल है। दूसरी अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्योंकि बंदे ने आपका इन्फॉर्मेट ने डाटा खुद फिलअप करके दिया है, तो डाटा के सही होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो क्या होता है, मौलिक होता है, मींस ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट, उसके बाद इस मेथड से आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और वाइड कवरेज कर सकते हैं, बड़ी एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन पे आते हैं। तो यार पहले पेपर आएगा, फिर उसे फिलअप करो, फिर उसे जमा कराने जाओ, फ़ायदा कुछ है नहीं, पैसे मिलने नहीं है कुछ और हमारा फ़ायदा होना नहीं है। तो लोगों का क्या होता है यहाँ पे, इंटरेस्ट नहीं होता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये भी हमें फेस करना पड़ता है मेलिंग मेथड में। क्लियर है। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दूसरा, यार अगर उस फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, मीन्स अगर मान लेते हैं ये जो क्वेश्चनरीज थी इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, तो एक बार तो मेल कर दिया तो पहुंच गया, अब इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये लिमिटेड यूज के लिए अच्छी है, बस मतलब हो सकती है। मान लेते हैं अगर आप दिल्ली में करा रहे हैं सर्वे हो जाएगा, लेकिन आप अगर गांव में चले जाएं तो कैसे होगा भाई ये वाला सर्वे, कैसे इन्फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पढ़ के फिर उसको फिलअप करके फिर आपको जमा करके दें। तो ये जो मेथड है वो लिमिटेड यूज़ के लिए ही है, कहीं एजुकेटेड एरिया में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका उस बंदे के साथ जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो आपसे चिढ़ा हुआ है, आपसे परेशान है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत दे सकता है, तो यहाँ पर भी बायस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं अब न्यूमरेटर मेथड की। न्यूमरेटर मेथड वैसे बहुत अच्छा मेथड है, इजी है,
और इसमें डाटा बहुत अच्छा से मिलता है क्योंकि यहाँ पर खुद जा रहा है न्यूमरेटर और खुद पूछ कर डाटा लेके आ रहा है। तो इसकी अच्छी बातें क्या होंगी और बेकार बातें क्या होंगी। अच्छी की बात करें तो हमने कई सारे लोग लगाए तो वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छी बात जो है, क्योंकि हमने खुद जाकर उनसे घर घर जाकर पूछा है तो यहाँ जो डाटा मिलेगा वो शुद्ध होगा, मीन्स एक्यूरेट होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे डायरेक्ट, अच्छी बात होगी जो कि। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है यहाँ पर मेथड में जिन लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो उसको खाली छोड़ देंगे और फिलअप करके फिर जमा कराएंगे अगर कराते हैं तो। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर होता है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो न्यूमरेटर उनकी हेल्प करता है, बताता है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो डाटा आएगा वो कंप्लीट आएगा और यहाँ पर डाटा अधूरे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं इसकी मेथड की बेकार बात क्या है। बेकार बात की बात करते हैं तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है भाई, न्यूमरेटर को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। जो आपने कई लोग लगाए अपने नीचे इन्वेस्टिगेटर ने ABCD को, इनकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। दूसरा, हमें एफिशिएंट न्यूमरेटर चाहिए इसमें, एफिशिएंट न्यूमरेटर। एफिशिएंट न्यूमरेटर मतलब कि जिस सोसाइटी में वो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो उस सोसाइटी के बारे में जानते हो, ठीक है। तो उस सोसाइटी के बारे में जानते हो मीन्स उनके रीति रिवाज, उनकी रिलीजन, समथिंग लाइक। तो हमें यहाँ पे एफिशिएंट क्या चाहिए होते हैं, न्यूमरेटर चाहिए होते हैं। दूसरा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। एंड लास्ट पॉइंट जो कि इसकी लिमिटेशन है, वो आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी पार्शियलिटी बाइस्ड हो सकता है। जो आपका न्यूमरेटर है वो डाटा के साथ गड़बड़ कर सकता है, किसी का डाटा सही बना सकता है, किसी का डाटा गलत कर सकता है। तो यहाँ पे पार्शियलिटी होने के चांस, बायस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पार्शियलिटी तो वैसे हर पॉइंट में मिल रहा है हमें देखने को। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ये डिस्कस करने के बाद इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है What are the features of good questionnaires? एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताइए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एक अच्छी प्रश्नावली के गुण आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले उसमें कम से कम क्वेश्चन होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार भेजने से पहले हमें क्वेश्चनरीज को चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि उसे फिलअप कैसे करना है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन और एक रिक्वेस्ट लाइन भी होनी चाहिए कि आप इसको फिलअप करके लौटा दें। तो ये सारी चीज़ें गुड क्वेश्चनरीज में होनी कंपलसरी है, तब जाके वो क्या बनती है, क्वेश्चनरीज बनती है, वो भी अच्छी वाली। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आता है और आप पे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में ज़्यादा गेन करवा सकता है। चलिए फाइनली खत्म करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, एक पब्लिश और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश सोर्स जो ऑलरेडी डाटा कहीं पे पब्लिश हो चुके हैं दैट इज कॉल्ड पब्लिश सोर्स, और जो कहीं नहीं पब्लिश होते बोलते हैं अनपब्लिश। प्रकाशित मतलब को कहीं प्रकाशित हो चुके हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर, समथिंग कहीं पे। और अप्रकाशित का मतलब है जो कहीं पर प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। सो आज के लिए बाय बाय।